हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सर जी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक। साहब जी, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दिया है। फिलहाल मैं आपको आज की क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने जो अब तक पढ़ा है डेप्रिसिएशन में उसे मैं रिकॉल करा दूँ। साहब जी, मैंने आपको बोला था कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन के कुछ पार्ट को एनालाइज किया था और हमने पाया था कि डेप्रिसिएशन है एक सिस्टमैटिक रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। हमने बोला था कि साहब, हमने जो वैल्यू परचेज किया है उसका मार्केट में वैल्यू घट रहा है, और हमने कुछ आपको रीजंस भी दिए थे। वो रीजंस हो सकते हैं कि हमारा जो एसेट है उसमें कुछ टूट फूट आया हो, मॉडल चेंज हो गया हो, नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, या फिर हमारे पास रखे रखे सामान खराब हो गया हो। रीजन जो भी रहा हो, लेकिन उस वजह से जो हमारा एसेट के वैल्यू में कमी आया उसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल लेके बताया था। मैंने बोला था कि मैंने जो मोबाइल फोन खरीदा है वो मैंने 15,000 का खरीदा है पिछले 2 साल पहले, लेकिन जब मैं उसे मार्केट में बेचने जा रहा हूं तो वो मुझे 15,000 का बिक नहीं रहा। मैंने कारण बताया था कि मैंने बोला था कि साहब, 15,000 में आज की डेट में एक बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला फोन आ जाएगा। मैंने 15,000 में अपना Redmi Note 7 Pro खरीदा था, लेकिन आज 15,000 में Redmi Note 7 Pro कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए नए स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं फोन में। यानी कि अगर मैं फोन नया नया 15,000 का खरीद के रख भी दूं, उसे यूज ना करूं, तो भी जो प्रोडक्ट है, वो हमारा सामान है, एसेट है, उसकी वैल्यू घट जाएगी। और हमने बताया था कि यूज करने की वजह से भी घटती है। मैंने आपको बताया था कि आपका बाइक, शुरुआत में जब आप बाइक खरीदते हैं तो अपने 70-80 हजार रुपए लगाकर अपना बाइक खरीदा। 2-3 साल बाद पता चला कि साहब वो तो सेकेंड हैंड हो गया, उसका दाम कम हो गया। मार्केट में जब आप उसे बेचने जाएंगे तो शायद 70-80 हजार रुपए ना मिले। दूसरा कारण यह भी होता था कि उसमें जो रिडक्शन आता था, वो एक वजह होता था कि उसका माइलेज कम हो जाना, यानी कि उसका अब कैपेसिटी कम हो जाना। बहुत सारे रीजन हुआ था। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, जिसमें मैं बताया था कि मैंने जो मॉडल परचेज किया था उसके जगह पे सेम प्राइस पे नया मॉडल इवॉल्व हो चुका है। सो उस वजह से हमारा अब प्राइस सेम नहीं आ सकता। ठीक है साहब। आगे हमने बोला था कि साहब, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है सेम प्राइस पर, तो लोग नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी में नहीं आ रहे। आज के जमाने में मैं आपको बोलूं कि साहब, बैलगाड़ी में जाओ, कहीं घूम कर आओ, तो क्या आप घूम जाओगे? नहीं। आपको चाहिए क्या? एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक एक मोटर बाइक या मोटर कार। ठीक है। मैंने बोला था कि मेरा जो फोन है ना, वो मेरा स्क्रैच काफी ज्यादा आ चुका है। देख के ही पता चल रहा है कि वो एक सेकेंड हैंड फोन है। तो साहब, सेकेंड हैंड फोन की तो कीमत वैसे भी कम हो जाती है। दूसरा, वेयर एंड टीयर, यूज करते करते वो इतना घिस चुका है कि शायद अब वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना वो पहले करता था। उसे हम बोलते हैं वेयर एंड टीयर। दूसरा, सामान मेरा वैसे भी पुराना हो चुका है, वो है सामान का ओल्ड हो जाना। तो मैंने बहुत सारे रीजंस आपको बताए थे इस मामले में। फिर हमने बात किया था कि साहब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, और मुझे पता है कि आपने इसे याद कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। हाँ, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, जैसे कि ये कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसे, ये एक्सपेंस क्यों है, इस बारे में। तो आगे का एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट, वहां मैं आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा। साहब, आज आपको पढ़ना क्या है? आज आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने हैं, किस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्यों चार्ज करते हैं, इसके बारे में ना आपको बता दिया। हमने जितने का वैल्यू हमने यूज कर लिया एसेट का, उतना हम लोग चार्ज कर देते हैं। दूसरा कारण यह भी होता था कि मार्केट में वैल्यू कम हो जाता था, इस वजह से भी हम लोग चार्ज करते थे। आइए हम 3 वर्ड को आज समझते हैं, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। आइए हमारा बुक क्या कहता है इस बारे में, इसे हम सबसे पहले देखते हैं। बोला जाता है कि ऑफन क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस अमाउंट्स दीज 3 टर्म्स अराइजेज। 3 टर्म में आता है हमारे पास, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। तीनों टर्म अलग अलग हैं, लेकिन देखा जाए तो इन
तीनों टर्म में मीनिंग सेम है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। वो फर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। क्या कहता है डेप्रिसिएशन के बारे में हमारा बुक? हमारा भगवान है भाई साहब, इसे आप प्रणाम कीजिए और पढ़ते चलिए। क्या बोलता है ये बोलता है कि साहब डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वियरिंग आउट of asset because of its use, efflux of time और obsolescence। जो मैंने पहले आपको बताया, क्या बताया था कि हमने कुछ मशीनरी को यूज किया है, उसका दाम घट गया होगा। मशीन पुराना हो गया समय के साथ, वो भी दाम घट गया होगा। रखे रखे नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके वजह से भी दाम घट गया। उसी को बोला गया है कि डिप्रिसिएशन इज अ वियरिंग आउट, दाम का घट जाना, ऑफ इट्स यूज, प्रयोग करने के कारण या फिर टाइम बदल जाने के कारण, बहुत सारा मैटर है सही पर। इट इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स एज एक्सपेंस ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया साहब हमने एक 5 लाख रुपए का मशीनरी परचेज किया है, ये 5 लाख हो गया ना, हाँ ये 5 लाख हो गया। मैंने बोला कि इस मशीनरी से मैं 2 लाख यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर सकता हूं। 2 लाख यूनिट में मोबाइल प्रोड्यूस कर सकता हूं। आप मुझे ये बताइए कि क्या 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद इस मशीनरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी? हाँ, मोस्ट पॉसिबली जीरो हो जाएगी। तो क्या मुझे यह बताइए, क्या ये 2 लाख यूनिट ऑफ मोबाइल फोन में इसी साल प्रोड्यूस करने वाला हूं? द आंसर इज नो। ये 2 लाख हो सकता है कि मैं 1 लाख इस साल करूं, 3 लाख 30,000 में अगले साल करूं और उसके बाद 70,000 में अगले साल करूं। यानी कि फिक्स्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना तो बताता है कि साहब 2 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे यहां पता चल चुका है कि ये मेरा 5 लाख रुपए तो मेरा एसेट तो है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है, वो डिक्रीज होना मेरे लिए मेरा खर्च है। हम अगर इस वैल्यू को आज ही बेच के हटा देना तो मेरे पास 5 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे, पर कल को अगर मैं बेचूंगा तो ये 5 लाख रुपए रिकवर नहीं होने। मान लीजिए कि ये 4 लाख रुपए ही रिकवर होना है, तो भाई साहब मुझे यह बताइए ये जो 1 लाख रुपीस है ये क्या है? ये हमारा खर्च है, वैसा खर्च जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हम इसे रियलाइज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? हम सिर्फ एस्टिमेट लगाएंगे कि भाई साहब हमने 5 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा था और आज हमने इसे बेचा तो 4 लाख रुपए ही रिकवर होने हैं। इसका मतलब 1 लाख रुपए हमें कम रिकवर होने हैं। वो जो कम रिकवर हुआ वही तो हमारा एक्सपेंस है इस साल का। तो वही बात यहां बोला कि ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट है। ये कॉस्ट ऑफ एसेट तो ही है ही, इसे हम क्या बोलेंगे? एज एक्सपेंस। इसे हमने क्या कर दिया? एज एन एक्सपेंस एलोकेट कर दिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ऑन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, पीरियड वाइज हो या अमाउंट वाइज हो या परसेंटेज वाइज हो, या ऐसा हो सकता है। आइए आगे क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट हुज यूजफुल लाइफ इज लिमिटेड एंड दस इज एस्टिमेटेड। क्या बोलता है इस बात को भाई साहब? आइए, ये बोलता है कि भाई साहब डेप्रिसिएशन हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह, लेकिन कहां? ऑन ऑल टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट के बारे में मैंने आपको बताया था अकाउंट्स की पहली क्लास में ही, पहली या दूसरी क्लास में। लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि जिसे हम रिकवर लॉन्ग टर्म में करते हैं, मोर देन 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली। हाँ थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 साल से ज्यादा ही होता है। हुज यूजफुल लाइफ, जिसे हमें पता है कि वो कितना साल चलना है, इज लिमिटेड। हम उसे हमेशा यूज नहीं करेंगे, एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज करना है। दस इज एस्टिमेटेड, इसे हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड एंड कॉस्ट ऑफ द मशीन इज रिटन ऑफ ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक 5 लाख रुपए का हमने मशीनरी खरीदा, ठीक है। मुझे पता है कि 5 साल बाद वो मशीनरी बेकार हो जाएगा, या हो सकता है कि
बहुत कम ही रिकवर हो उससे। तो अगर मैं उसे 5 साल यूज कर रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं मशीनरी के वैल्यू को 1 लाख रुपए पर ईयर यूज कर रहा हूं? उस मशीनरी का वैल्यू हर साल 1 लाख रुपए घट जा रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं? जी हां सर, मैं बोल सकता हूं। आइए सर, ऑन द अदर हैंड यूजफुल लाइफ ऑफ थ्रेशोल्ड लैंड इज लाइफ इन्फिनाइट। भाई साहब, मैंने इसके बारे में बताया था कल की क्लास में कि भाई साहब हम लैंड को कभी भी डेप्रिसिएट नहीं करते। क्यों डेप्रिसिएट नहीं करते? क्योंकि लैंड का वैल्यू कभी भी घटता नहीं है। दूसरा कारण यह है कि लैंड को कभी भी एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसे परपेचुअल बेसिस पे यूज किया जा सकता है, ये कभी भी अमोर्टाइज नहीं होता। एज अ रिजल्ट इट इज नॉट डेप्रिसिएटेड, इसलिए इसे डेप्रिसिएट नहीं किया जा सकता। तो भाई साहब समरी क्या है इस बात का? भाई साहब समरी यह है इस बात का, हम सभी प्रकार के फिक्स्ड एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे एक्सेप्ट लैंड। बोलिए मेरे साथ, हम सभी प्रकार के फिक्स्ड एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे एक्सेप्ट लैंड। ऑल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड एक्सेप्ट लैंड। आइए भाई साहब, तो आपने समझा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। आइए अब हम समझते हैं कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है। अमोर्टाइजेशन के बारे में हमारे बुक ने हमसे क्या बोला है? अमोर्टाइजेशन के बारे में बोला है कि अमोर्टाइजेशन इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ, क्या है भाई साहब? ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक। ये क्या है? निश्चित है और सिस्टमैटिक है। ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। भाई साहब, ओ भाई साहब, आप देख रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला था, आपकी बुक ने क्या बोला था कि ये टेंजिबल एसेट पे लगाते हैं, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पर लगता है और अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट का होता है। अकाउंट्स के दूसरे तीसरे चौथे क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिक्स के, क्या बताया था कि भाई साहब दो तरह के हमारे पास एसेट होते हैं। कौन से दो तरह के? टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल वो एसेट वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। आगे क्या बोलता है हमारा बुक? हमारा बुक बोलता है कि हम इनटेंजिबल एसेट को सिस्टमैटिक रूप में अमोर्टाइज करेंगे, घटाएंगे ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जब तक उसका समय है। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, परचेज्ड गुडविल, कॉपीराइट amortized over their useful life being tangible intangible asset। भाई साहब इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी आदमी ने एक कोई नया इन्वेंशन किया, एकदम नया इन्वेंशन, दुनिया में उस प्रकार का इन्वेंशन है ही नहीं, लेकिन उसके पास रिसोर्सेस नहीं है कि वो इस इन्वेंशन के बदले में इतना मास लेवल पे प्रोड्यूस कर पाए कोई भी गुड्स। तो उसने क्या किया? सबसे पहले, क्योंकि उसका आइडिया, उसका इन्वेंशन यूनिक था, मार्क माई वर्ड, यूनिक था, इसलिए उसने अपना क्या कराया? अपना कॉपीराइट करवा लिया उस पे, या फिर उसे पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने का मतलब बेसिकली ये है कि वो फॉर्मूला, वो प्रोडक्ट और कोई भी यूज नहीं कर सकता विदाउट हिज परमिशन। सो मैंने क्या किया? उस मशीनरी का, उस इन्वेंशन का पेटेंट करवा लिया। अब मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है कि मैं वो प्रोड्यूस कर पाऊं, कोई भी गुड्स मैं प्रोड्यूस कर पाऊं उस इन्वेंशन के थ्रू, मेरे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है। मेरे पास एक कंपनी आई ए लिमिटेड कंपनी ने मुझसे बोला कि भाई साहब आपके पास एक यूनिक इन्वेंशन है, दुनिया में ऐसा इन्वेंशन नहीं है, आप मुझे परमिशन दो कि मैं आपके उस इन्वेंशन को यूज करके प्रोड्यूस करूं गुड्स, और बदले में मैं आपको रॉयल्टी दूंगा। तो उस कंपनी ने बोला ऐसा ऐसा, मैं तो मान गया ये बात,
क्योंकि मेरे लिए भी फायदेमंद है। मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, कंपनी के पास रिसोर्सेस है। कंपनी मुझे उसके बदले में पैसे देगी, मैं उसके क्या दूंगा, कॉपीराइट दे दूंगा, कॉपीराइट दे दूंगा। मैंने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया है, रजिस्टर्ड करवाया है, और इसका कॉपीराइट मैं दूसरे को दे दूंगा। तो मैंने बोला कि भाई साहब ठीक है, आप ऐसा कर दो। लेकिन उसने क्या बोला कि भाई साहब, सबसे पहली बात, कंपनी के नजरिए से सोचिए। उसने मान लीजिए 2 लाख रुपए में वो कॉपीराइट खरीदा, लिमिटेड टाइम के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि जिससे उसने खरीदा, मान लीजिए, मैं अभी कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूं, कंपनी की तरफ से उसने बोला कि भाई साहब ये 2 लाख रुपए ना आपको मैं लाइसेंस दे तो रहा हूं, पर ये लाइसेंस आपको 2 साल ही चलाने हैं, 2 साल के लिए लाइसेंस है। 2 साल में आप जितना प्रोड्यूस कर पाओ कर लो, उसके बाद ये आपका बेकार हो जाएगा। जी हाँ साहब, इतना तो मैं समझ गया। अब मेरे मन में यह सवाल है कि सबसे पहला बात, ये 2 लाख रुपए मेरे लिए क्या है? क्या मेरे लिए खर्च है या मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है? तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट हम किसे कह देते हैं, जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बोला था कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देता हो वो मेरा क्या है, एसेट है। पर ये एसेट हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, तो ये हमारा क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे रहा है क्योंकि हम इससे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करने वाले हैं अपने गुड्स को, तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो देगा। लेकिन भाई साहब ये हमारा एसेट रिकॉग्नाइज तो हो गया, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हमारा क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। तो इनटेंजिबल एसेट क्योंकि 2 साल ही चलना है, 2 साल में ये बेकार हो जाएगा। सपोज कीजिए कि मैंने आज खरीद लिया ये कॉपीराइट, और आज ही के डेट में मैं किसी और को ट्रांसफर अगर कर दूं तो क्या मेरे 2 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे? जी हाँ, 2 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं इसे अगले साल बेचूंगा तो क्या 2 लाख रुपए रिकवर होंगे? द आंसर इज नो, 2 लाख रिकवर नहीं होंगे। क्योंकि जब थर्ड पर्सन वो लाइसेंस परचेज करेगा मुझसे, यानी कि कंपनी के कॉपीराइट जिसके पास थे, तब उस समय बोलेगा कि भाई साहब मुझे तो वो 1 साल के लिए ही मिल रहा है, इसलिए वो 2 लाख रुपए नहीं 1 लाख रुपए देगा। तो भाई साहब मेरे प्रॉपर्टी का, मेरे एसेट का वैल्यू 1 लाख रुपए घट गया है। ये घट जाना क्या कहलाएगा भाई साहब? ये डेप्रिसिएशन नहीं, अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, हाँ वीडियो में काट के डाल दूंगा जो बीच में मैंने जो कुछ भी बोला, ठीक है। तो भाई साहब इसे मैं बोलूंगा कि ये अमोर्टाइज हो गया। तो क्या आपको अमोर्टाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? जी हाँ सर, ये समझ में आ गया। मैं जी हाँ बोल तो रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या मैं इसे इरेज कर दूं अच्छी तरीके से? हाँ सर, आपकी मर्जी, आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, इसे हमने कर दिया। आइए अब डिप्लेशन पे बात करते हैं। डिप्लेशन पे जब बात करते हैं, आप मुझे यह बताइए, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन में जरा भी फर्क नहीं है, बस नजरिए का फर्क है। ये मैंने 6 लिखा है, पर मैं जब इधर से देखूंगा तो ये 9 नजर आएगा, और इधर से देखूंगा तो 6 नजर आएगा। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले डिप्लेशन के बारे में हमारा बुक हमें क्या बोलता है? डिप्लेशन के बारे में हमारा बुक हमें बोलता है कि साहब, डिप्लेशन चार्ज is a measure of exhaustion of wasting asset of such extraction of material from quarry, mines, etc. Extraction reduces the availability quantity of material. For example, extraction of coal from a coal mine is depletion of coal stock. समझिए इस बात को। मुझे पता चला अचानक से, मैं गड्ढे खोद रहा था अपने कुएं के लिए, मुझे अचानक से वहां कोयले का भंडार मिला, तो क्या मैं कोयला खुद से निकालूं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, कोयला मैं खुद से नहीं निकालूंगा। तो मैंने थर्ड पार्टी को वो रिसोर्स कर दिया। सेम एग्जांपल है इन्वेंशन के थ्रू, इन्वेंशन वाला। पर क्या कोल का स्टोरेज जो मेरे जमीन में है, क्या वो मेरे लिए एसेट है? जी हाँ सर, एसेट है, क्योंकि मैंने उसे अभी अभी रिकॉग्नाइज किया है, मेरा एसेट है वो।
पर क्या जैसे जैसे मैं उसे कोल निकालता जाऊंगा कोल का स्टोरेज कम होता जाएगा? जी हाँ सर, कम होता जाएगा। तो उसी चीज को बोला गया है डिप्लेशन। डिप्लेशन कहां से आता है? डिप्लेशन आता है किसी चीज के एक्सट्रैक्शन से आने वाली कमी को ही डिप्लेशन कहते हैं। समझ गए आप? जी हाँ सर, आई होप कि समझ गए होंगे। तो मैंने आपको यहां पर तीन चीजों के बारे में बताया, डेप्रिसिएशन क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या है और डिप्लेशन क्या है। आई होप कि तीनों चीज आप समझ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोटिंग वगैरह कर लीजिएगा। सभी चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, खुद से समझ के अगर आप लिखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है भाई साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉजेज एंड रीजंस लिखे हुए, वो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। आइए अब इसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, आपके लिए यहां पर एक पेज इंसर्ट कर लूं, क्योंकि भाई साहब बिना पेज के तो हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। एनोटेशन नो, पेज मैनिपुलेशन। कितने पेज में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको शायद 3 पेज। 3 पेज में इंसर्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये रहा। आइए भाई साहब, तो हमने यहां पर चकाचक एकदम फ्रेश पेज इंसर्ट कर लिया है। आइए समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है साहब जी? स्ट्रेट लाइन मेथड यह बोलता है कि हम किसी एसेट को डिक्रीज करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे एक फिक्स्ड अमाउंट पे। ये फिक्स्ड अमाउंट पीरियड वाइज होगा, यानी कि साल भर के लिए हमने जितना डेप्रिसिएट किया, अगले साल भी हम उतना ही डेप्रिसिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज्ड ₹1,00,000। 1,00,000 रुपए की हमने मशीनरी परचेज की है। ठीक है, हमने इसे बोला कि साहब डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना 10% है। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा साहब? 10,000 रुपीज पर ईयर। हाँ, डेप्रिसिएशन कभी भी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि हमने 10% के हिसाब से अगर हमेशा के लिए डेप्रिसिएट कर लिया है 1,00,000 तक, तो उसके बाद हम उसे डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास नील हो चुका है। दूसरा हमारे पास मेथड है, उसे बोलते हैं WDV। WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू, इसमें क्या होता है? इससे हम विल बी डिस्कस ऑन सेपरेट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के साथ में हम इसे डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन है जो कि बिना क्वेश्चन के नहीं किया जा सकता, वैसा टॉपिक है। इसके अलावा और भी मेथड है, जैसे कि एसेट डिस्पोजल मेथड। फिलहाल
तीन ऐसे मेथड है जो कि मेजर मेथड है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पर अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपके बुक को पूरा पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके सिलेबस में ये है भी या नहीं है, पर हाँ मैं इतना तो श्योर हूं कि ये दोनों मेथड आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, एसेट डिस्पोजल मेथड होगा शायद, तो मैं आपको बताऊंगा, पर जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज़ मैं आपको बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आइए किसी क्वेश्चन के साथ में ना इसे करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन, पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन का अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट निखा दूं ना, वो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि भाई साहब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही तो आपको करने हैं, और क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, सही ना? हाँ जी साहब, बिल्कुल, आप जैसा करें। ये कितना पेज हो गया है भाई साहब, याद क्यों नहीं रहा? ठीक है, यहां हम लिखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये मेरा सिस्टम आजकल काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है, क्या करें इसका? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये क्या हुआ? ठीक है, आइए लिखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इनके? हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट को किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिसिएट किस प्रकार से करेंगे, उसे लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन एसेट परचेज्ड, जब हमने एसेट खरीदा है तब क्या लिखेंगे? उस समय लिखेंगे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट को डेबिट करेंगे, और टू करेंगे हम कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को या फिर उस सप्लायर को जिसने हमें वो सामान बेचा है। हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स परचेज्ड। अगला पॉइंट, जब हमने एसेट खरीदा है तो उसके इंस्टॉलेशन में भी हमने हो सकता है कि कुछ पे किया हो। जैसे हमने बोला कि साहब हमने कुछ पे किया है इंस्टॉलेशन के समय में, मशीनरी को इंस्टॉल करते समय हमने फैक्ट्री लगाया, प्लांट लगाया, उसे इंस्टॉल करने में, उसे फिक्स करने में हमने कुछ खर्च कर दिए, उस समय भी हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट। टू कैश या बैंक, बीइंग अमाउंट पेड ऑन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में हमने अमाउंट पे किया है, यह हमारा हुआ दूसरा जनरल एंट्री। उसके बाद जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे जिस साल भी, उस समय में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू हम क्रेडिट कर देंगे किसे साहब? हम क्रेडिट कर देंगे उस एसेट को, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद ऑन ईयर एंड, हम एक और एंट्री पास करेंगे
क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये मैंडेटरी है, ध्यान रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं इसे। सो हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको 4 एंट्रीज हमने आपको लिखाई हैं। इसका मैंने फॉर्मेट बना के आपको आपकी गूगल ड्राइव पे मैं अपलोड कर दूंगा। यस और नो? यस सर। आइए यहां हम लिख रहे हैं व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम लोग जब चार्ज करेंगे उस समय ये एंट्री करेंगे, एसेट परचेज करते समय या एसेट के ऊपर खर्च करते समय ये एंट्री करेंगे, और ईयर एंड पे हम लोग ये एंड वाला एंट्री करके नक्की कर देंगे। ठीक है साहब, आइए यहां पे भी लिख दूं मैं, व्हेन अमाउंट पेड ऑन इंस्टॉलेशन। ठीक है भाई साहब, आज की क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही। कल से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे। अकाउंट्स के साथ साथ हम लोग जर्नल एंट्रीज भी सीखते जाएंगे, और मुझे पता है कि यह चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेक्निकल है आपके लिए। आप बिल्कुल नए नए आए हैं अकाउंट्स की दुनिया में, तो हो सकता है कि आपके सिर के ऊपर से जाए। पर मैं आपको ये वादा जरूर कर सकता हूं कि जब आप इस चैप्टर को करेंगे ना, तो आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, फिर उसे आप सही करेंगे, फिर गलत होंगे, फिर सही करेंगे, और इसमें आपका समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपकी कल की क्लास आपके साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और शुभ नवरात्रि।